गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, हिस्ट्री से घबराने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री हम सीधे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हाई स्टोरी सब पढ़ना सभी को पसंद आता है और जो कि हमें एंटरटेन भी काफ़ी करती हैं। इस चैप्टर को आप एज ए स्टोरी समझने की कोशिश, मतलब स्टोरी की तरह इसको वीडियो को सुनना, आपको सारी चीज़ टर्म बाय टर्म इजीली लर्न हो जाएंगी। कोई ज़्यादा आपका स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं होगी अपने माइंड को। और जब आप इस चैप्टर की रीडिंग इसको वीडियो को देखने के बाद करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई लाइन ऐसी होगी नहीं कि समझ में नहीं आए। और देखिए, वर्ड्स तो न्यू आते रहते हैं और आएंगे, तो वो आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करवाता है। तो उसके लिए आप अपने डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा है ना कि आप हमारा जो माइंड है वो सबसे बड़ा स्टोरेज बॉक्स है, आपको ये मालूम होगा। तो एक नया वर्ड यदि हमारे माइंड में सेव हो जाता है तो अच्छी बात है ना। तो आइए अब हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इसी की टर्म रिवोल्यूशन से, जिसका मतलब क्या होता है वो समझिए। पॉलिटिकल चेंज यानी कि राजनीतिक बदलाव, और किनके द्वारा? बहुत सारे लोगों के द्वारा एक शॉर्ट टर्म पीरियड में। ऐसा ही कुछ हुआ था। शुरुआत हुई कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत की क्रांतियाँ, भारत में जितनी भी क्रांतियाँ हैं उनके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद भी होगा कि कौन कौन सी रिवॉल्यूशन हुई। जैसे सबसे पहले 1857 की रिवॉल्यूशन क्यों हुई थी, किसने करी थी। लेकिन हमें यहाँ पे करना है, फ्रांस के बारे में बात करते हैं। 14 जुलाई 1789 का मॉर्निंग का टाइम था और कुछ 7,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। आप सोच के देखिए, आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको शोर सुनाई देता है अपने घर के पास, और वहाँ पे लोग मोहल्ले वाले सारे खड़े हो जाते हैं, जा आज तो हम लड़ाई करेंगे। अरे, लड़ाई करने का कोई रीज़न भी तो होगा। लड़ाई करने का ऐसे जी आँख खुली सपना है था कि आज लड़ाई करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि सपना आया और मुझे लड़ाई करनी है। तो हम देखते हैं कि लड़ाई क्यों हुई। लड़ाई हुई राजा की वजह से, क्योंकि राजा जो था अपनी सोसाइटी की तरफ ध्यान ना देकर, अपनी प्रजा की तरफ ध्यान ना देकर, उनकी समस्याएं ना सुनकर सारा टाइम अपनी रानी को दे देता था। और ऐसा होगा तो ऑब्वियस है ना, तो लड़ाई होना तो संभव है। और क्या करता, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता उसको जेल में बंद कर देता था। उस जेल का नाम क्या था? बेस्टाइल। अब इस जेल के जेल से लोग नफरत करने लगे थे वहाँ की। क्यों? क्योंकि वो राजा की डेस्पोटिक पावर को शो करता था। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, यानी कि जिसके ऊपर किसी का बस ना चले। ये सब चल रहा था। क्यों हुआ है इस मॉर्निंग को ऐसा, ये हमने सिर्फ फाइटिंग का तो पढ़ लिया, लेकिन हम इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। राजा ऐसा बना क्यों? भाई देखो, हर वो क्या कहते हैं, बोलते हैं ना कि मुझे तो मेरी सिचुएशन ने ऐसा बना दिया, मेरे तो हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ये ऐसा बनना पड़ा। तो हो सकता है इसके पीछे भी ऐसा कोई रीज़न हो, तो हम देख लेते हैं ज़रा। तो चलते हैं फ्रांस के हिस्ट्री के फ्लैशबैक में। 14 जुलाई 1789 में जो एंगर था, जो गुस्सा था राजा के खिलाफ, वो कारण बना रिवॉल्यूशन का। तो बर्बन बिस्किट सभी ने खाए होंगे और होपफुली खाते खाते आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हम बिस्किट से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे बर्बन फैमिली की। बर्बन फैमिली से ही था लुइस 16, जो कि फ्रांस का किंग बना 1774 में, और जिसकी शादी 20 साल में मारिया से हुई, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। जब इसकी शादी होती है तो इसको ट्रेजर मिलता है, कि देखता है कि क्या है, ये तो थाली है बिल्कुल। अब मरिया एंटिनोट, भाई देखो पूरा नाम था इसका मैरी एंटिनोट। अब भाई एक पिता हैं, पिता से विरासत जाती है बेटे के पास, बेटे से उसके बेटे के पास, तो लगातार ऐसे ही चलता रहता है। और पता लगे वसीयत में तो जी पिताजी ने तो सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया है, आपको तो कुछ दिया ही नहीं है।
तो वैसे ना दिमाग तो गर्म हो जाता है, कुछ भी नहीं देखे क्या बुड्ढा कूसट ऐसे मतलब पता नहीं क्या क्या वर्ड्स उस टाइम निकल आते हैं। तो ट्रेजर एम्प्टी था। अब ये ट्रेजर एम्प्टी क्यों था, ये राजकोष खाली क्यों मिला है इसको, उसके रीज़न देख लेते हैं। तो पहला रीज़न था वॉर। देखो वॉर में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारा खर्चा हो जाता है वॉर में। क्यों, युद्ध होंगे, हथियार भी चाहिए सुरक्षा के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, यूनिफॉर्म हो जाती है, काफ़ी सारे बम बारूद ये सब मिलाकर एक्सपेंसेस इतना चला जाता है कि किसी भी देश को कर्जे में डाल सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ब्रिटेन को भी कर्जे में डाल दिया था। जर्मनी बिल्कुल घुटनों तले आ गया था कर्जे के रूप में। वहाँ पर एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए, आप कई चैप्टर है, 3rd चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए कितने में आता है, 35-40 रुपए में आ जाता है। बैलगाड़ी भरकर करेंसी लेके जानी पड़ती थी। मतलब क्यों, क्योंकि जो करेंसी का वर्साइज क्या था, यहाँ पे जो सेकंड रीज़न है हमारा वर्साइज एक जगह थी, वहाँ पर एक पैलेस था। उस पैलेस यानी कि महल की मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा जाता था। नेक्स्ट आता है हमारे थर्ड है, देखो वॉर से रिलेटेड, लेकिन रीज़न क्या था, फ्रांस का एनिमी था ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंडर में आती थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज। अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उनको छुड़ाने के लिए फ्रांस ने युद्ध किया, और युद्ध में मैंने आपको ऊपर बताया ही है कि वॉर में बहुत सारा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट था, अब वहाँ की करेंसी थी लीवरे। 1794 में क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है, बंद हो जाती है, और कर्जा हो जाता है उस टाइम 2 बिलियन लीवरे का। और ये इसका 4th रीज़न हम डिस्कस करेंगे। अब गवर्नमेंट और भी जहाँ अलग अलग जगह से हमने लोन लिया था, यहाँ पे फ्रांस में 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, तो ऑब्वियस है ना, वो भी कहाँ से जाएगा, खजाने में, राजघर कोष से ही जाएगा। 5th रीज़न आता है हमारा और अदर स्टफ, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ चलानी है, ऑफिसेज हैं, वहाँ के वर्कर्स की सैलरी देनी है, मेंटेनेंस करनी है उनकी, ये सारा मिलाकर ट्रेजर एम्प्टी करने के रीज़न हो जाते हैं। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ की सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी ऑफ फ्रांस, देखिए फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। समझने की कोशिश करना, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आता था चर्च, सेकंड में आ जाते थे गवर्नमेंट, राजा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो काफ़ी हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे, या किंग या मिनिस्टर्स, मंत्री वगैरह, जिनको क्या कहते थे, नोबल्स। और यहाँ पे चर्च में जो काम करते थे उनको क्या कहते थे, क्लर्जी। थर्ड में आ जाते थे बाकी प्रोफेशनल्स जितने भी थे, बिजनेसमैन हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे किस में आ जाते थे, थर्ड एस्टेट में। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल्स लिखते हैं, जिसमें सब आ जाएंगे, लॉयर है, ऑफिशियल है, मर्चेंट्स हैं, बिग बिजनेसमैन हैं। अब इनको ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, बिग बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, लॉयर्स, मर्चेंट्स। सेकंड में था पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, और थर्ड में था स्मॉल पीजेंट्स। अब देखो इनको समझने की कोशिश करना, ये मतलब वेल्थ के मामले में यदि हम बात करें तो ये काफ़ी मतलब संपन्न लोग थे। पीजेंट्स यहाँ पे इनके पास, और
इनकी खुद की लैंड होती थी, लेकिन स्मॉल पीजेंट्स जो थे इनके पास इनकी लैंड नहीं होती थी, ये सर्वेंट्स एज ए लेबर काम करते थे। अब हम बात करते हैं 90% यहाँ पे कौन थे, फार्मर्स थे फ्रांस की सोसाइटी में। लेकिन फिर भी प्रिविलेजेस किसको मिले हुए थे, प्रिविलेजेस होते हैं जो बाय बर्थ हमें हमारे राइट्स मिल जाते हैं, यानी कि जन्म से अधिकार जो हमें मिल जाते हैं, और वो भी विशेष अधिकार। अब ये क्या करते थे, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स, यानी कि ये कोई टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था, केवल थर्ड एस्टेट ही टैक्स देती थी। 90% फार्मर्स होते हुए भी कुछ ही फार्मर्स के पास इनकी खुद की लैंड थी, बाकी इन दोनों के पास ही सारी लैंड थी। अब कल हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि कौन, अब ये तो टैक्स देते नहीं थे, जो ये वाले थर्ड एस्टेट वाले थे जो टैक्स देते थे, वो कौन कौन से टैक्स पे करते थे और कौन सा टैक्स किसको दिया जाता था, कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई लाइन भी यदि आपको आपके चैप्टर में जब आप रीड करते हो समझ में नहीं आ रही है, उसकी फ़ोटो क्लिक करके या वो सेंटेंस लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं उस लाइन को भी आपको ईजिली समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।